हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल के इस अमेंडमेंट वीडियो में। एफआर ऑडिट के अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स ऑफ ऑडिट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंकफुली देयर आर नॉट मेनी अमेंडमेंट्स इन ऑडिट। 30 अप्रैल 23 तक के अमेंडमेंट्स नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल है। उन अमेंडमेंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। इंस्टीट्यूट ये सारे अमेंडमेंट्स में से कौन से अमेंडमेंट एप्लीकेबल करेगा, ये आरटीपी जो रफली 2 महीने पहले एग्जाम्स के आती है उससे ही पता पड़ता है। तो हमने अलग अलग सोर्सेज से, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स, एमसीए की साइट, आरबीआई की, और जितने भी आपके अलग अलग चैप्टर्स आपके सिलेबस में वहाँ से रिलेटेड जहाँ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, वहाँ से ये सारे अमेंडमेंट कोलेट करके आपके लिए अभी से रख दी। किताबें अपडेट कर दी है, क्वेश्चन बैंक अपडेट कर दिए इन सारे अमेंडमेंट से। इज जस्ट दैट कैसे की है, दैट इज समथिंग विच आई विल एक्सप्लेन यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, कि इन केस अगर आप बुक्स अब ऑर्डर करते हैं तो यू विल गेट ऑल द अमेंडेड मटीरियल। इनफैक्ट ऑडियो पॉड्स भी अमेंड कर दिया आंसर्स के, और ई बुक्स भी आपकी अपडेट हो गई। सबसे पहले अमेंडमेंट्स इन 6 चैप्टर्स में हैं, जिसमें व्हाट आई हैव डन इज नवंबर 23 के अमेंडमेंट्स बहुत मिनिस्क्यूल है। मई 23 के डेफिनेटली कंपैरेटिवली ज़्यादा अमेंडमेंट्स थे। मैंने एक सिंगल शीट बना दी है जिसमें दोनों अमेंडमेंट्स हैं। वीडियो में हम सिर्फ नवंबर 23 वाले डिस्कस करेंगे। आपने मई 23 के अगर अमेंडमेंट्स देखना है तो उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नोट्स आपके पास वो वाले हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ नवंबर 23 वाले में मार्क करा दूंगा, वो अमेंडमेंट्स देख लेना। या फिर आप मई और नवंबर 23 के लिए ये एक सिंगल पीस ऑफ नोट्स यूज कर सकते हैं, विच विल कवर ऑल दोज अमेंडमेंट्स। इट्स अप टू यू। अमेंडमेंट्स इन 6 चैप्टर में नवंबर 23 के क्या क्या है अगर डिस्कस करें तो पीयर रिव्यू मई 23 में मेजरली चेंज हो गया था। उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ। पीयर रिव्यू का एप्लीकेबिलिटी इंस्टीट्यूट ने अब ये समझ लीजिए कि बहुत वाइड स्प्रेड कर दिया, और बहुत सारी सीए फॉर्म्स जो प्रैक्टिस में हैं उनको इसके दायरे में कवर किया। बट एक्सक्यूज मी, इंस्टीट्यूट ने हालांकि ये कहा कि हम फेज वाइज सीए फॉर्म्स को पीयर रिव्यू के दायरे में कवर करते जाएंगे, जिसमें फेज 2 में जिन सेट ऑफ एंटिटीज को कवर करने की बात की थी उनके लिए डेडलाइन 1 अप्रैल 2023 दी गई थी, जिसे इंस्टीट्यूट ने आगे बढ़ा के सीए डे 1 जुलाई 2023 कर दिया। यानी कि क्योंकि ये एमसीक्यू प्रोन चैप्टर है, कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। फेज 2 रोल आउट, जिनमें इन सेट ऑफ प्रैक्टिस यूनिट्स को पीयर रिव्यू की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इम्पोज की जाएगी, वो 1 जुलाई 2023 से अब इफेक्टिव होगा। इसके अलावा पीयर रिव्यू में देयर इज नो अदर चेंज विच इज एज सच रेलेवेंट फॉर नवंबर 23। एनबीएफसीज में एक स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क आरबीआई ने इम्पोज कर दिया है 1 अक्टूबर 2022 से, जिसके कारण से अब एनबीएफसीज को रेगुलेट पहले जो नेचर वाइज करते थे उसकी बजाय अब उनको लेयर वाइज कैटेगरी में डिवाइड करके रेगुलेट करेंगे। आप जितने निचले लेवल पे हो, आपके ऊपर आरबीआई के उतने कम प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इसमें अमेंडमेंट कई सारी चीज़ों में आए थे, पर आईसीआई ने मई 23 में इनमें से सिर्फ जो आपका स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क का यूँ समझ लीजिए पैटर्न है, या यूँ समझ लीजिए कि जो 4 लेयर्स आपकी बनती है उनमें किन लेयर में कौन सी एनबीएफसीज शामिल की जाएंगी, सिर्फ उतना पोर्शन इंस्टीट्यूट ने मई 23 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल किया। आशा करते हैं कि इंस्टीट्यूट विल कंटिन्यू विद दैट। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे पास कोई एडिशनल अमेंडमेंट्स नवंबर 23 की अभी डिस्कस करने के लिए नहीं है। हो सकता है इंस्टीट्यूट आरटीपी में कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स ऐड ऑन कर दे जो आ चुके हैं पहले ही बट मई 23 में एप्लीकेबल नहीं किए थे, तो अब लगा दे। तो हो सकता है उसे हमें बाद में डिस्कस करना पड़ेगा। कोड ऑफ एथिक्स के अमेंडमेंट्स पर से देयर आर नो अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 23, बट मैंने ये एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के कुछ नए डिसीजंस आए वो आपके लिए शामिल कर दिए। का रीज़न ये है कि इंस्टीट्यूट 5-6 अटेम्प्ट में कभी एक बार एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस में से एक क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लेता है, क्योंकि आपके सिलेबस में एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें व्हाट इट सेज इज, इनफैक्ट क्वेश्चन क्या है, ये डिसीजन है, क्या मैं कंटिजेंट फीस चार्ज कर सकता हूं फॉर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। मैं एक ऑडिटर हूं, या लेट्स से फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूं, जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट साइन करके देता हूं,
जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं उनको ग्रांट लेने से पहले ये दिखाना पड़ता है, इनफैक्ट अगली ग्रांट की किश्त लेने से पहले पिछली किश्त जो उन्हें मिली है उसका उन्होंने प्रयोग, यूटिलाइजेशन सही जगह किया या नहीं किया, उसका एक सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाना होता है। वो सर्टिफिकेट अगर मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस बना के दे रहा हूं तो क्या मैं फीस कंटिजेंट बेसिस पे, परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर सकता हूं? द आंसर इज यस। किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और अदर कोऑपरेटिव बैंक में, अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर बनना चाहते हैं तो ये परमिसिबल है, प्रोवाइडेड दो बातों का आप ख्याल रखें। नंबर 1, आप उसके एक्टिव मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और दूसरा, आप वहां पे एज एन ऑडिटर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ट्रेडमार्क और पेटेंट से रिलेटेड आप कंसल्टेंसी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अटॉर्नी नहीं बन सकते, रजिस्ट्रेशन वाले काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी सोसाइटी का ऑडिट करना चाहते हैं जिसमें कि आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर यानी कि स्पाउस या आपके डिपेंडेंट, दैट्स अबाउट इट, ऑनररी पोजीशन होल्ड करते हैं, ऑनररी, जस्ट फॉर ऑनर्स, इसका मतलब यह है कि किसी कॉलेज ने मुझे बोला कि भाई आप हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, ट्रस्टीज, एडवाइजर्स में शामिल हो जाइए। हमला हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, पैसे कितने मिलेंगे? अरे सम्मान मिलेगा और कुछ नहीं। हमला यार थोड़े बहुत तो दे दो। उन्होंने बोला नहीं, बस आप आओगे तो सेटिंग फीस दे देंगे और कुछ नहीं। हाँ, मैंने बोला ठीक है यार, चलो शिक्षा से क्या कमाना आपने, हाँ ठीक है। तो ये मैं बन गया क्या, ऑनररी मेंबर। अब यहां पर आपको कहा है कि अगर आप, तो छोड़िए आपका कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर भी ऑनररी मेंबर है, इसमें किसी भी मैनेजमेंट कमिटी में ऑफ अ सोसाइटी, तो ध्यान रखिएगा ऐसी सिचुएशन में फिर आप उस सोसाइटी का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं ले सकते। तो देखो, अगर वो डायरेक्टर वगैरह होता तो ऐसे भी अपन क्लॉज 4 पार्ट 1 शेड्यूल 2 में डिस्क्वालीफाई हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। यहाँ पे उसी को और एक्सटेंड कर दिया कि अगर वो ऑनररी मेंबर है, यानी उसके पास कोई परसेंटेज शेयर होल्डिंग नहीं है, सिर्फ कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा है, सिर्फ वो ऑनर के लिए बना है, तो भी मना कर दिया कि आप उसका ऑडिट नहीं करोगे क्योंकि इंटरेस्ट हो सकता है। देन जो इंडेटनेस के प्रोविजन आपके काउंसिल जनरल गाइडलाइन के चैप्टर 10 में दिए गए। चैप्टर 10 कहता है कि भाई अगर आप ऑडिटर अपॉइंटेड हो किसी एंटिटी के लिए तो उस पर्टिकुलर केस में इंडेटनेस आपकी 1 लाख से ज्यादा होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लिमिट अगर आप जिस एक्ट में ऑडिट कर रहे हैं उसमें अलग से कोई दी हुई है तो आप उस लिमिट का पालन करेंगे, नहीं दी है तो ये एक जनरल लिमिट है। आईसीआई ने क्लैरिफाई किया है, ये पहले भी कर चुके थे, इसके ऊपर अब डिसीजन आ गया दैट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्सटर्नल ऑडिट्स। इसका मतलब इंटरनल ऑडिट के ऊपर आपकी इंडेटनेस हुई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी इंटरनल ऑडिट के केस में इंडिपेंडेंस इज नॉट मैंडेटरी। ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए बट इंडिपेंडेंस इंटरनल ऑडिट में नहीं होगी। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है इंटरनल ऑडिट क्या होता है, या कोई सीए कंफ्यूज हो रहा है, तो आईसीआई ने ये क्लैरिफाई भी कर दिया कि इंटरनल ऑडिट का मतलब हर वो ऑडिट जिसमें हम हमारी रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे रहे हैं। तो चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मैं एक बैंक का कॉन्करेंट ऑडिटर हूं, ब्रांच का कॉन्करेंट ऑडिट करता हूं और उसकी रिपोर्ट ब्रांच के पास और उसकी एक कॉपी जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस ऑफ दैट बैंक में जाती है। क्या ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल ऑडिट। क्यों? क्योंकि मेरी रिपोर्ट अल्टीमेटली सिर्फ उस कंपनी के मैनेजमेंट के पास जा रही है। जरूरी नहीं है जिस ब्रांच का मैं ऑडिट कर रहा हूं उसी के मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए। जोनल ऑफिस तो एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, ऐसा नहीं है विद इन द कंपनी। लेकिन अगर आरबीआई मुझे अपॉइंट करेगी, जाओ उस बैंक का रेवेन्यू ऑडिट करके आओ और हमें रिपोर्ट दो, तो फिर ये एक्सटर्नल ऑडिट। बैंक ने कहा कि यार हमारे कुछ बोरोवर्स हैं, कॉन्करेंट ऑडिटर साहब आप उन बोरोवर्स का जाके जरा स्टॉक वेरीफाई कर लो, उनको हमने वर्किंग कैपिटल लोन दे रखा है। मैं गया, वेरीफाई करके बैंक को रिपोर्ट दे दी, इंटरनल ऑडिट, क्योंकि बैंक ने ही अपॉइंट किया है, बैंक के लिए ही काम किया और रिपोर्ट भी बैंक को ही थी। लेकिन अगर बैंक अपने बोरोवर्स को बोलती है कि जितनों की भी 5 करोड़ के ऊपर की वर्किंग कैपिटल लिमिट है उन्हें अपने स्टॉक स्टेटमेंट का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा के हमें रिपोर्ट देना होगी,
तो बोरोवर ने सीए अपॉइंट किया, उसने ये स्टॉक वेरीफाई किया, उसकी स्टॉक ऑडिट की रिपोर्ट प्रिपेयर करी, काउंट नहीं है, सिर्फ ऑडिट है सपोज, हाँ ऑडिट होना चाहिए, और वो रिपोर्ट सपोज उसने किसको दी, बैंक को दी, तो ये एक्सटर्नल ऑडिट असाइनमेंट होगा, बिकॉज आप यहाँ पे अपॉइंटेड बोरोवर के द्वारा हो पर आप अपनी रिपोर्ट बैंक को दे रहे हो। अब ये अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं है, बस एक डिस्कशन के लिए बात है कि एक्सटर्नल ऑडिट असाइनमेंट्स हैं तो ये लिमिट इंडेटनेस की लगेगी, अगर इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स है तो ये लिमिट नहीं लगेगी। चलिए, इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स के ये सारे अमेंडमेंट मई 23 के लिए एप्लीकेबल हो गए थे, तो नथिंग इज एज सच एप्लीकेबल फॉर, आई मीन ये सब मई 23 में ही एप्लीकेबल हो गए थे, तो इसमें से कुछ भी नया अमेंडमेंट और नहीं है जो नवंबर 23 में अलग से आया है। मई 23 वाले ऑब्वियस सी बात है नवंबर 23 में रहेंगे। ये अमेंडमेंट्स भी हमारे मई 23 में आ गए थे कंपनीज एक्ट के, तो देयर इज नथिंग मच हियर एज वेल। कंपनी ऑडिट में कोई अमेंडमेंट नहीं है दोस्तों, जो नवंबर 23 में आपको एडिशनली देखने की जरूरत है। ऑडिट कमिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ माइनर अमेंडमेंट्स हैं, जो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार 10 मार्क का एमसीक्यू भी पूछा गया इंटीग्रेटेड में। मेजर नहीं है अमेंडमेंट्स। पहला रेगुलेशन 15 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, सच आप देखोगे तो 15-16 इंट्रोडक्टरी रेगुलेशंस और डेफिनेशन वाली है, 17 से शुरू होता है। तो रेगुलेशन 15 में प्राइमरली एप्लीकेबिलिटी आती है। तो पहले आपके जो आईआईटी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो आईआईटी इंजीनियरिंग वाला नहीं, और रीट विच इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पहले इन दोनों के ऊपर भी लोडर के प्रोविजंस, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती थी। अब इनके लिए सेबी ने अलग से रेगुलेशंस बना दी है, इसलिए कह दिया है कि अब जो इनकी रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस हैं उसके थ्रू ये कवर होंगे, यानी कि ये जो प्रोविजंस एलओडीआर के यहाँ दिया है ये उनके लिए रेलेवेंट नहीं। एप्लीकेबिलिटी, सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन में चेंज किया है, माइनर सा, एक तो छोटा सा, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पहले ऑफिसर स्लैश एम्प्लॉई, सॉरी ऑफिसर स्लैश पर्सनल लिखा रहता था, अब ऑफिसर एंड पर्सनल लिख दिया है, तो इट्स मोर ऑफ अ करेक्टिव अमेंडमेंट, ड्राफ्टिंग इंप्रूव की है। इसमें जो काम का अमेंडमेंट है वो है ये, सीनियर मैनेजमेंट यूजुअली क्या होता है, आप यूँ समझ लो, एनीबडी हु इज अ डायरेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, anybody who is one level below the director or the core management team is a part of senior management. प्लस स्पेसिफिकली पहले क्या किया जाता था, कंपनी सेक्रेटरी और सीएफओ को शामिल किया जाता था, तो दिस वाज देयर अर्लियर एज वेल, कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएफओ, कि ये तो माने ही जाएंगे सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है। लोडर आपने पढ़ी हो, थोड़ा याद हो, तो उसमें क्या होता है, सीनियर मैनेजमेंट की थोड़ी सी कुछ ऑब्लिगेशंस होती है, तो अगर आप सीनियर मैनेजमेंट का भाग बन रहे हैं तो आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस आएंगी जिन्हें आपको पूरा करना पड़ेगा, जैसे कोई रिलेटेड पार्टी इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज करना एंड स्टफ लाइक दैट। तो अब आपके कोई फंक्शनल हेड्स आपने अपॉइंट कर रखे हैं तो उन्हें भी सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट माना जाएगा। जब आप इंडेस 24 पढ़ते हो तो वहाँ केएमपी की डेफिनेशन में भी फंक्शनल हेड्स आते हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अब ये थोड़ी सी सिंक्रोनाइज कर दी है। एनी फंक्शनल हेड ऑफ अ फंक्शन, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, फंक्शन के कोई भी हेड है तो उन्हें भी सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन में शामिल किया है, बस छोटा सा मिनट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में आप एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर्स देते हैं, तो शेड्यूल 5 में, शेड्यूल 5 एनुअल रिपोर्ट है, उसका सी पार्ट आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है। उसके अंदर कहा गया है कि अगर आपकी कोई मटीरियल सब्सिडरी है, आप मतलब लिस्टेड एंटिटी, तो उस केस में आपको उसकी डिटेल देनी है, जिसमें उसकी डेट एंड प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नेम एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी। ये एनुअल रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन अब से आपको देना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ऑब्लिगेशंस रेगुलेशन 25 के अंतर्गत, ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। कंपनी लॉ में भी आप कवर करोगे पर ऑडिट में भी कवर होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको अगर अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, रेम्यूनरेशन चेंज करनी है, तो उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन की नीड होती है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। तो कहा गया है कि जहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन की नीड है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और वो स्पेशल रिजोल्यूशन फेल हो गया,
तो मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना था, स्पेशल रिजोल्यूशन मूव किया और फेल हो गया। यानी कि फेल हो गया, इसका मतलब मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए आई नीड एटलीस्ट 3 or more out of 4 votes casted in favor, 75%। तो अगर ऐसा नहीं हो पाया, पर जो वोट्स रिजोल्यूशन के फेवर में कास्ट किए गए वो वोट्स रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में कास्ट किए गए वोट से ज्यादा थे, यानी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की कंडीशन प्रूव हो गई। और जो वोट्स पब्लिक शेयर होल्डर की क्या होते हैं, बेसिकली आप यू समझ लो प्रमोटर ग्रुप रिलेटेड पार्टीज टू दैट, ये सबको हटा दो। तो जो पब्लिक शेयर होल्डर ने वोट कास्ट किए हैं इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन, दे आर मोर देन द वोट्स कास्टेड बाय सच पब्लिक शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भले ही एसआर पास नहीं हुआ है, फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। सिंपल भाषा में, अगर एसआर पास नहीं हुआ पर ओआर हो गया और देखने पे मालूम पड़ा कि पब्लिक शेयर होल्डर्स के वोट इन फेवर वर मोर देन पब्लिक शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में जो वोट्स डले उस रेजोल्यूशन पे, तो ये दोनों कंडीशन पूरी होने पे मान लिया जाएगा कि भले ही एसआर नहीं हुआ है फिर भी अपॉइंटमेंट वैलिड है। ऐसे अपॉइंट हुए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फिर जब रिमूव करने की बारी आएगी तो वो रिमूवल भी फिर स्पेशल रिजोल्यूशन से नहीं होगा, चाह के भी नहीं होगा। उसमें भी सेम कंडीशन लगेगी कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी मोर देन द अगेंस्ट द रिजोल्यूशन एंड पब्लिक शेयर होल्डर के वोट शुड बी मोर देन द वोट कास्टेड अगेंस्ट द OR प्लस पब्लिक शेयर होल्डर के वोट्स इन फेवर आर मोर देन द वोट्स विच आर। तो वापस से सुन लो, मैं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा हूँ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया और वो अपॉइंट हो गया, बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे उसे रिमूव करना है तो वापस से स्पेशल रिजोल्यूशन से ही रिमूव होगा, बहुत बढ़िया। मुझे कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना था, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, नहीं हो पाया, बट ऑर्डिनरी पास हो रहा है, यानी ऑर्डिनरी जितने वोट्स डल रहे हैं, ऑर्डिनरी तो रिजोल्यूशन था ही नहीं, उतने वोट्स डल रहे हैं और पब्लिक शेयर होल्डर ने फेवर में दिया वो ज़्यादा थे अगेंस्ट वालों से, तो मान लिया जाएगा कि उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है। पर अब जब उसको आगे हटाना है ना, तो उसके लिए एसआर मत लगवाना, यही रेजोल्यूशन ऐसा ही लगेगा जिसमें टोटल वोट कास्टेड इन फेवर आर मोर देन अगेंस्ट of the resolution and total vote casted by public shareholder are more than total votes casted by public shareholder against the resolution। यहाँ पे फेवर ऑफ रेजोल्यूशन मतलब उसको हटाने के लिए ज्यादा लोगों ने हाँ बोला है। तो ये एक आपका रेगुलेशन 25 की सब रेगुलेशन 2A में है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्रोन चार्ट में कुछ करेक्शंस थे, तो वो अपडेट से रादर देन अमेंडमेंट्स, इसी के साथ आपके ऑडिट के अमेंडमेंट्स हो जाते हैं। Now let me show you basically the books. तो books what we've done is we have amended all the books and इसके साथ ही ऑडियो पॉड्स भी हमने अमेंड कर दिए। What I'm showing here is अपनी फास्ट की ऐप में जितने भी आपके ऑडिट के ऑडियो पॉड्स हैं और जो अमेंडमेंट्स हैं क्वेश्चन बैंक में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑडिट की आपकी क्वेश्चन बैंक है, मैंने इसको एक्सेस किया। Now when I get into this particular question bank which is updated with all these amendments plus इसमें May 23 के क्वेश्चन पेपर तक के सब कुछ शामिल है। May 23 का क्वेश्चन पेपर, हर क्वेश्चन के ऊपर एक ऑडियो पॉड जिसमें एक सजेस्टेड मेरी तरफ से आंसर विद एन ऑडियो, और उससे पहले का RTP MTP ये सब कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। प्लस जहाँ जहाँ क्वेश्चन के आंसर्स इन अमेंडमेंट्स के कारण या May 23 के अमेंडमेंट्स के कारण अमेंड हुए, वो सारे अमेंडमेंट्स डाल दिए, जिन्हें एक्सेस करना भी बहुत आसान है। सपोज आपने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक पूरी कर ली और आपको सिर्फ अमेंडमेंट के सुनना है, आप यहाँ जाइए, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने से आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी सारे क्वेश्चंस की ऑफ ऑल द चैप्टर्स। आपको यहाँ पे फ्लैग पे जाना है और अमेंडमेंट्स को क्लिक कर देना है। जिन जिन क्वेश्चंस हुए अमेंडमेंट्स हुए वो सारे क्वेश्चंस का स्टेटस अमेंडमेंट का मार्क कर दिया गया है। इसका मतलब आपको सिर्फ इतने देख लेने हैं, इससे आपके मई और नवंबर 23 दोनों के जिन क्वेश्चन के आंसर्स में अमेंडमेंट की जरूरत थी वो सब हो गए। जैसे आप देखोगे पीयर रिव्यू में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो चैप्टर सब्सटैंशियली चेंज हो गया। ऑडिट कमेटी में कुछ चेंजेस आए वो मैंने अपडेट कर दिया। NBFC है तो आप ये
यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो एंड देन यू कैन गो टू दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। एनबीएफसी डिस्क्रिप्शन टाइप्स पूछा है, आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर में नीचे जो अमेंडमेंट है उसको हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आपके पास अगर पुरानी किताब है तो आपको पता है कि उसमें अमेंडमेंट क्या और उसमें क्या ऐड करना है। एंड देन यू हैव दीज ऑडियो नोट्स एंड एवरीथिंग विच यू अदरवाइज नो व्हाट इट इज, विच इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वो शुरू हो गए सार्थक जी। इसी के साथ व्हाट वी हैव डन इज कि जो आपके ड्रोन चार्ट्स और स्टडी मटेरियल के अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट की आरटीपी आई नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इंस्टीट्यूट इनमें से कुछ अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करे, कुछ को ना करे। तो व्हाट वी हैव डन इज नवंबर 23 के अमेंडमेंट्स अभी इनकॉर्पोरेट करने की बजाय उसका एक सेपरेट, ये जो आप मटेरियल या कंटेंट देख रहे हो, इसका एक प्रिंट आउट आपको नोट्स के साथ मिलता है। तो आप ड्रोन चार्ट ऑर्डर करोगे तो साथ में ये भी आपको मिलेगा, और इसमें हमने इंश्योर किया है कि पेज नंबर वही लिखे हुए आपको यहाँ पे जैसे मिल जाए ड्रोन चार्ट के, ताकि आप देख सको कि यहाँ पे कौन सी चीज़ चेंज हुई है या कहाँ पे अमेंडमेंट। नॉर्मली अमेंडमेंट होगा तो वो क्या होएगा, आप उसको देखेंगे तो यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ सी कि या तो कुछ हाईलाइट हुआ है या उसका पूरा नेचर ही अमेंडमेंट का है। तो फिर जैसे पीयर रिव्यू है तो वो पूरा ही चेंज हुआ है, तो आपको वैसे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ऐप में भी ये सारे अमेंडमेंट्स ऐसे अपडेट कर दिए जाते हैं। ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करोगे तो आपको वहाँ पे भी इसका रेफरेंस मिल जाएगा कि अमेंडमेंट हुए हैं। तो इनकेस अगर आपके पास ड्रोन चार्ट्स पुराने वाले हैं तो आप इसको स्कैन करके आप क्या कर सकते हो, नए वाले ड्रोन चार्ट्स का आपको कहीं लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए, ये हमारे सारे ऑडिट के अमेंडमेंट्स होते हैं। देयर इज नथिंग मोर देन दिस फॉर योर नवंबर 23 एग्जाम्स, अनलेस इंस्टीट्यूट एनबीएफसी में या किसी और टॉपिक में कुछ आरटीपी में ऐड ऑन करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन बैंक आपके पास ड्रोन चार्ट्स और स्टडी मटेरियल हैं, आपको सिर्फ ये अमेंडमेंट्स टेलीग्राम से लेके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। आप नई किताब ऑर्डर करना चाहते हैं तो दैट इज़ अप टू यू। मेरा सजेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू शुड वी गो फॉर द न्यू बुक्स एट ऑल और दीज बुक्स इन इटसेल्फ आर रेलिवेंट, तो मैं आपको एक बेसिक सजेशन दे देता हूँ। ऑडिट में ड्रोन चार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव बेसिकली एक ड्रोन चार्ट होता है स्पेशल ऑडिट का, उसका वर्जन 6 अगर आपके पास है, फुल कोर्स अदर देन स्पेशल ऑडिट ड्रोन चार्ट, यानी ये 2 पार्ट में बांट देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो जाए। इसका वर्जन 4.0 आपके पास है, और स्टडी मटेरियल का अगर 4.0 आपके पास है तो आपको कोई नई किताब की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यही लेटेस्ट वर्जन है, इन्हीं में कुछ अपडेशंस कर दिए गए। रही बात क्वेश्चन बैंक की, आपने अगर इस बार का मेरा पेपर रिव्यू देखा होगा, मैंने बताया 19 में से 13 क्वेश्चन बैंक में से थे, जबकि आप देखेंगे इन जनरल आप अदर क्वेश्चन बैंक से कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड हार्डली कि there would be 6 to 8 questions which are there in those question banks. Unlike our question bank which had 13 out of 19 questions in their paper of audit of May 23. 13 out of 19. 12.5 कह लो, उसमें एक क्वेश्चन आधा अधूरा वैसा था, पूरा नहीं। Here nevertheless. एंड हमने फिर अभी आरटीपी और इन सब के अमेंडमेंट्स अपडेट किए और अमेंडमेंट्स डाले। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि क्वेश्चन बैंक अगर आपने पुरानी रेफर नहीं करी है या टाइम हो गया है तो वो आप डेफिनेटली नई वाली ऑर्डर कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास अपडेटेड क्वेश्चन बैंक अवेलेबल रहेगी, उस पर मार्किंग करोगे, सारे आंसर्स अपडेटेड मिलेंगे, क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट वीडियो में आपको इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के आंसर्स जो चेंज हुए ये कहीं पर नहीं मिलेंगे, पर क्वेश्चन बैंक आपको नई प्रिंटेड मिलेगी, सब कुछ अमेंडेड है। भले ही अमेंडमेंट का प्रपोर्शन कम है, पर आप जानते हो दोस्तों कि एग्जाम में उसका मार्क्स वेटेज ज़्यादा होता है। तो इससे अच्छा लाइफ में क्या हो सकता है, जिसका मार्क्स वेटेज अपना बहुत ज़्यादा है और कंटेंट बहुत कम है, उस पर तो मुझे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड नवंबर 23 तक बने रहेंगे, और कोई भी आपकी नीड है तो बताइएगा। एफआर के अमेंडमेंट्स का सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे।